वाओ! क्लास 11th अब इतनी आसान हो जाएगी, सोचा नहीं था। क्योंकि सीबीएसई ने इस बार कर दिया है काफ़ी सारे चैप्टर्स को डिलीट। क्या है वो चैप्टर्स और क्या है वो टॉपिक्स, जानने के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्लास 11th नई क्लास होती है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जब हम बात करें कॉमर्स स्ट्रीम की, क्योंकि उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपने कभी पहले पढ़े ही नहीं हैं। और अकाउंटेंसी को लेकर स्टूडेंट्स के बीच में हमेशा डर बना रहता है कि ये इतनी टफ है और स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती है। और ऐसे में अगर कोर्स डिलीट हो जाए, बहुत सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने ही ना पड़े, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। तो जब आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो इसमें आप पढ़ोगे कि किसी भी बिजनेस में जो भी लेन देन होते हैं उसको किस तरीके से लिखा जाता है, उसके बेसिस पर फिर आगे चल के किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस किस तरह से निकाला जाता है। तो जो आपकी अकाउंटेंसी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकेंड। फर्स्ट में आपके दो यूनिट है, एक तो थ्योरी जिसमें आप पढ़ते हो कि अकाउंटेंसी क्या है, उसके डिफरेंट जो टर्म्स हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस है उसमें वो क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग करते हैं। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें हम फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना सीखते हैं। अब इसमें कई सारे चैप्टर्स इंक्लूड नहीं है, वो कौन से हैं? तो सबसे पहले है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। अब तक आपको पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये चैप्टर नहीं करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट इसमें 2 चैप्टर्स आते थे, तो पूरी तरीके से ये डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत ही बड़ा चैप्टर था ये और अच्छा था चैप्टर, लेकिन लेंदी होने की वजह से सीबीएसई ने इसको डिलीट कर दिया है और अब ये आपको नहीं करना है। थर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और ये चैप्टर तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सर के ऊपर से चला जाता था। इस बार आपको काफ़ी राहत मिलेगी क्योंकि आपको ये चैप्टर करना ही नहीं पड़ेगा। तो टोटल 3 चैप्टर और हम कहें कि लगभग 4 चैप्टर्स आपके सिलेबस में से डिलीट हो गए हैं। तो अब हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, अकाउंटेंसी का क्या है वो सिलेबस। तो जैसा कि मैंने बताया है कि अकाउंटिंग का मतलब है कि आप किसी भी बिजनेस में उसके लेन देन किस तरह से लिखे जाएं ये सीखते हो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे निकाला जाता है ये सीखते हो। तो सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसमें आप सीखते हो कोई कंसेप्ट क्या है, अकाउंटिंग क्यों यूज होती है, अकाउंटिंग के क्या फायदे हैं, क्या कमियां हैं, अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचनाएं हैं लेखांकन की, वो कितने तरह की होती हैं, इसके यूजर्स कौन कौन है, यानी कौन अकाउंटिंग को यूज करते हैं, इसका मालिक हो गया, सरकार हो गया, बैंक्स हो गए, ये सब चीजें इसमें आती हैं। अकाउंटिंग की जरूरत क्या है भाई, क्यों हम अकाउंटिंग सीखते हैं, क्यों हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी, ये आप पढ़ोगे। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि एक किसी भी बिजनेस की अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, और बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या रोल है। फिर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जैसे कि आप साइंस में अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ते हो कि ग्रेविटी क्या होती है, एटसेट्रा। सिमिलरली अकाउंटिंग में भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनका अलग ही मतलब होता है। जैसे कि आपके पास जितनी भी चीजें हैं आप उन्हें अपनी कहते हो कि हाँ ये मेरी अपनी वस्तुएं हैं, अपनी चीजें हैं। अकाउंटिंग में वो चीजें कहलाती हैं एसेट। आप जनरल भाषा में बोलते हो ऋण लिया है, लोन लिया है, अकाउंटिंग में वो कहलाती हैं लायबिलिटीज। तो इस तरह की जो टर्म्स हैं वो बहुत सारी हैं, इससे एक पूरा का पूरा चैप्टर बनता है, वो आपको करना है। फिर आता है थ्योरी की जो अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं, यानी किसके बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते हैं, क्या वो चीजें हैं जो हमको पुराने समय से अब तक हम उसको मानते चले आए हैं और जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसमें से आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको ध्यान में रखकर ही हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर आता है कि अकाउंटिंग के कितने सिस्टम है। एक तो देखो, अगर सारा लेन देन कैश में हो रहा है तो वो हो जाएगा कैश बेसिस, लेकिन अगर लेन देन उधार में भी होता है कि पैसे नहीं दिए लेकिन सामान ले लिया, या फिर पैसे पहले दे दिए सामान बाद में ले लिया, तो फिर आ जाती है एक्रूअल बेसिस। तो दोनों बेसिस पर ही अकाउंटिंग की जाती है, इनमें डिफरेंस आप समझोगे। फिर आता है कि जो अकाउंटिंग रूल्स होते हैं वो अलग अलग कंट्री अपने अकॉर्डिंग अलग अलग बनाती है। तो इंडिया में अब अकाउंटिंग रूल्स क्या है, जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, वो सब क्या है ये आप पढ़ोगे। फिर जीएसटी, जैसा कि आपको पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का एक सिंपल थ्योरी और सिंपल रूल्स पढ़ोगे कि किस तरह से इसको अकाउंटिंग में यूज करते हैं। फिर आता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। वहां पर आपने सीख लिया थ्योरी में कि अकाउंटिंग क्या है एटसेट्रा। अब यहाँ पर आप प्रैक्टिकली वर्क करोगे कि कैसे ट्रांजेक्शन्स को लिखें, क्या ऐसे ही पेज वाइज लिख दें, कैसे कि राम ने माल खरीदा है, श्याम ने माल बेचा है, इस तरीके से, या फिर किस इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है।
तो वो फॉर्मेट क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं जो प्रूफ होते हैं किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स के, और उन प्रूफ को हम बोलते हैं वाउचर्स। तो वाउचर्स क्या होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, इनको किस तरीके से बनाया जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती है, इक्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो अकाउंटिंग में भी एक इस तरह की इक्वेशन होती है, वो आप समझोगे। फिर डेबिट एंड क्रेडिट के जो रूल्स होते हैं वो क्या समझोगे, और ये जो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो बिलीव मी पूरी अकाउंटिंग आपको समझ में नहीं आएगी, तो इसीलिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फिर डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स के बेसिस पर आप सीखोगे कि जनरल एंट्रीज किस तरह से की जाती हैं, मतलब बुक्स में किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स की जाती है, किस तरीके से लेन देनों को लिखा जाता है, और अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग अलग अलग बुक्स होती हैं। जैसे कि अगर सारा लेन देन कैश में होता है तो वो लेन देन लिखा जाएगा कैश बुक में। अब ये भी अलग अलग होती हैं, सिंपल कैश बुक होती है, अगर बैंक के साथ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो उसके साथ एक बैंक कॉलम और जोड़ दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, चाय ले ली, कॉफ़ी ले ली, पेन ले लिया, पेंसिल ले लिया, तो वो सारे खर्चे एक अलग से कैश बुक में रखे जाते हैं जिसको हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। तो इन तीनों को बनाना, इसका कंसेप्ट, ये सब आप इसमें समझोगे। फिर परचेज बुक कि अगर उधार माल खरीदा जाता है तो उसकी एंट्री एक अलग बुक में कर दी जाती है जिसको परचेज बुक बोलते हैं। सिमिलरली अगर उधार माल बेचा जाता है तो उसकी एंट्री एक अलग बुक में की जाएगी जिसको बोलेंगे सेल्स बुक। अगर खरीदा गया माल वापस दिया जाता है या फिर जो माल बेचा है वो वापस आ गया तो उसकी एंट्री के लिए भी अलग से बुक बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। तो इन सबको कैसे बनाया जाता है, इनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सब आप इसमें सीखोगे। अब इन सब के साथ साथ ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, फ्रेट एंड कार्टेजेस क्या होते हैं, ये भी आप इसमें सीखोगे। फिर आ जाता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। देखिए बिजनेस है, बिजनेस में आपने अभी सीखा था कैश बुक की सारी जो लेन देन है वो हम कैश बुक में लिखते हैं बिजनेस में। और सिमिलरली अगर बैंक में अकाउंट होता है तो बैंक एक पासबुक भी देता है जिसमें बैंक के साथ जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो सभी लिखी होती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कैश बुक का बैलेंस मैच नहीं करता है बैंक के पासबुक से, तो उसको मैच करने के लिए एक अलग से स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो ये क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, इसकी क्या जरूरत है, ये सब हम सीखेंगे। लेकिन ये जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है विद एडजस्टेड कैश बुक, ये आपको नहीं करना है, ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस से इस बार बाहर है। फिर आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब समय के साथ साथ जितनी भी एसेट्स हैं यानी जो वस्तुएं हैं जैसे कि कार हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, इन सब में कमी आती रहती है, इनके वैल्यू में कमी होती रहती है, कभी ये टूट जाते हैं, कभी इनमें खराबी हो जाती है, कंप्यूटर में नई टेक्नोलॉजी आके पुराने कंप्यूटर्स खराब हो जाते हैं। तो एसेट्स में समय के साथ साथ जो भी कमी होती है वो कहलाता है डेप्रिसिएशन। अब इसको किस तरीके से लिखते हैं वो आप इस पूरे चैप्टर में सीखोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग सीखोगे, क्या इसका मतलब होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन के क्या कारण होते हैं, इसके साथ साथ जो और सिमिलर टर्म्स हैं जैसे डिप्लेशन एंड अमोर्टाइजेशन वो क्या होता है। जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं पर ऐसी नहीं है, इनमें क्या डिफरेंस है इन तीनों में, वो भी आप सीखोगे। फिर डेप्रिसिएशन को यानी हार्स को रिकॉर्ड करने के क्या क्या मेथड हैं, दो मेथड आप इसमें सीखोगे, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसमें मेथड्स को चेंज करना है, ये सब आपको नहीं करना है, ये सब आप हायर क्लासेस में सीखोगे जब आप अपनी ग्रेजुएशन करोगे। तो दोनों मेथड से आपको डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना सीखना है। इसके साथ साथ आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सीखना है। अगर किसी भी एसेट को लास्ट में बेचा जाता है या फिर उसको खत्म किया जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो सीखना है। फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, वो होता है प्रोविजन एंड रिजर्व। इसमें क्या डिफरेंस है, इसके क्या मीनिंग है, ये सब आप सीखोगे। कितने तरह के होते हैं ये रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व क्या होता है, स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है, सीक्रेट रिजर्व क्या होता है। ये 5 तरह के रिजर्व्स के मीनिंग सीखोगे और डिफरेंस सीखोगे सिर्फ आप कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व में। उसके बाद आता है अकाउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और ये तो मैंने बताया था कि ये चैप्टर अब आपके सिलेबस से बाहर है, ये नहीं आएगा। फिर आता है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। ट्रायल बैलेंस मतलब यह देखना कि अकाउंटिंग में हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, क्या कोई लेन देन लिखने से रह तो नहीं गया है, या फिर 100 की जगह 1000 रुपये तो नहीं लिख दिए गए हैं, या फिर 1000 रुपये लिखने थे लेकिन गलती से 10 रुपये तो नहीं लिख दिए गए हैं। ये सब जानने के लिए एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है, एक अलग से, एक्चुअली इसको अकाउंट नहीं बोलते हैं, इट इज़ अ स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। कैसे इसको बनाएंगे ये सब आप इस चैप्टर में सीखोगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको, और इसके जो बनाने के कई मेथड होते हैं लेकिन आप सीखोगे सिर्फ बैलेंस मेथड से बनाना। इसके अलावा अगर कोई और मेथड दिया है तो वो आप
नहीं करोगे। फिर होता है एरर्स, यानी कौन कौन सी गलतियां हम करते हैं अकाउंटिंग में, जैसे कमीशन एरर हो गया, प्रिंसिपल एरर हो गया, एरर्स ऑफ कंपेंसेटिंग हो गया, ये सारी आप चीज़ें सीखोगे। फिर इन सब गलतियों को पहचानना, उनको सुधारना, और फिर एक लास्ट में सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है, वो भी आप इसमें सीखोगे। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड। इसमें सबसे पहले आप सीखोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एक ऐसी बिजनेस जिसमें सिर्फ एक ही मालिक होता है, उसमें बिजनेस के हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालें। तो उससे पहले थ्योरी आप पढ़ोगे कि जैसे कि रेवेन्यू क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं। सिमिलरली इस तरह के खर्चे भी होते हैं, यानी आयगत खर्चे और पूंजीगत खर्चे क्या होते हैं। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या होता है, उसमें जो टर्म्स होती हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया, नेट प्रॉफिट क्या हो गया, ये सब क्या होता है, और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे तैयार करते हैं। फिर एक दूसरा भी स्टेटमेंट आता है, ये सारे 3 स्टेटमेंट बनते हैं, सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाते हैं। उसमें दूसरा है बैलेंस शीट, ये क्या होती है, इसकी क्या जरूरत है। ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। थ्योरी में ये अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये आपको करना है, उसको किस तरीके से बनाते हैं बैलेंस शीट को। फिर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मतलब कुछ ट्रांजेक्शन्स अगर लिखने से रह गई हैं तो वो लास्ट में उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। जैसे कि बैड डेट्स हो गए, यानी जिन व्यक्तियों से आपको पैसा लेना था लेकिन नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं, तो उसकी अब कैसे ट्रीटमेंट की जाए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो देने थे लेकिन अभी तक दिए नहीं गए हैं, उनको कैसे अब इसमें एडजस्ट किया जाए। प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले से खर्चे जो पे कर दिए गए हैं पहले से ही, उनको कैसे ट्रीट किया जाए। अक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो कमा तो ली गई है लेकिन अभी मिली नहीं है, उसको कैसे लिखेंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पहले से मिली हुई इनकम, एडवांस में मिली हुई इनकम को कैसे ट्रीट करेंगे। डेप्रिसिएशन को कैसे ट्रीट करेंगे। तो अलग अलग जो एडजस्टमेंट्स है ये आप अपना सीखोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फिर फाइनली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाना सीखोगे, और इन्हीं तीनों को कंबाइंडिंग हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको बनाना आ गया तो आपको कभी भी अकाउंटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नए स्टूडेंट्स हो आप तो आपके लिए मेरी तरफ से एक एडवाइस ये है कि प्लीज़ 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 आप अपनी अकाउंटिंग बहुत अच्छे से सीखना, क्योंकि क्लास 11th की जो अकाउंटिंग है वो आगे चल के आपको बहुत काम आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये नहीं आएगी तो आप क्लास 12th में अच्छा नहीं कर पाओगे, आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी। उसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन कॉमर्स फील्ड, जैसे कि CA, CS, CMA या फिर कोई और, तब भी आपको उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए इसकी बेसिक अकाउंटिंग का बेसिक आना ही चाहिए, और वो बेसिक आपका क्लास 11th में ही बनेगा। तो आपका 11th में सिर्फ इतना ही है। ये जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं वो आपका सिलेबस से बाहर है इस बार, तो ये आपको नहीं करना है। तो इसी के साथ ही आपका जो सिलेबस वाला वीडियो है ये खत्म होता है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसके अलावा किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो। कॉमर्स के अलग अलग वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर कॉमर्स को, और साथ ही साथ दबाइए बेल आइकन, जिससे कि हमारे वीडियोस के आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।